आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर कराने जा रही हूँ, दैट इज चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास एक टेबल था, दैट इज टेबल 2.1। अब उस टेबल में आपने सबको डिफरेंशिएट करने का काम किया था। सबको बोलने का मतलब है जो आपके पास ऑल 5 किंगडम्स अवेलेबल हैं, सबको आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट करने का काम किया था। तो उस टेबल में जो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, हमें ऑब्वियस है किसी न किसी क्राइटेरिया की ही ज़रूरत होती है। विदाउट क्राइटेरिया कभी भी हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टेबल में आपने क्या नोटिस किया था कि ये जो टेबल है, तो आपने ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एक ये कॉलम देखा, जिसमें आपने क्या सीखा, मोनेरा के पास सेल्यूलर, प्रोटिस्टा के पास सेल्यूलर, और फंजाई जो है ये लूज टिश्यूज को कैरी कर रहा था, लेकिन प्लांटी के पास हमने टिश्यू और ऑर्गन लिखा। ऑर्गन सिस्टम हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। मैं इसी चीज को आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इस टेबल की जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो हमने यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा है, सिर्फ हमने टिश्यू या ऑर्गन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे टिश्यू या ऑर्गन लिखा है, ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि इन प्लांट्स के पास कोई भी सिस्टम नहीं है। मतलब अगर हम रेस्पिरेशन की रिगार्डिंग बात करें तो इसके पास अपना इसका खुद का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है। इसको अपना रेस्पिरेशन इस तरीके से परफॉर्म करना है कि ईच एंड एवरी प्लांट पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गैसियस एक्सचेंज के काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। और जो आपने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स देखा, उसमें बेसिक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, जहाँ पे आपको ये बात समझ आई कि ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, बट प्लांट इतनी मेहनत इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको अपना खुद का फूड प्रिपेयर करना होता है। तो अब हर काम के लिए प्लांट के पास दिक्कत ये है कि इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपने फूड कंज्यूम किया तो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके पास। आपकी बॉडी में अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म होना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपके पास, प्लांट के पास नहीं है। जिसकी वजह से प्लांट्स के बारे में बच्चों को ऐसा लगता है कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसा है कि इसके हर पार्ट को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिसकी वजह से कैसे किस तरीके से हर एक पार्ट अपने आप को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ये हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ आपको जैसे एक नॉर्मल सा प्लांट दिख रहा है, ये खड़ा है अभी ज़मीन के ऊपर, तो ऑब्वियस है कि अगर कोई छोटा सा सीड है, ये कभी इस मिट्टी में दबा होगा जब आपने एक बीज लगाया होगा, जब आपने एक सीड जो है वो सॉइल के अंदर लगाया होगा, तो उस सीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनी होगी कि उसको क्या करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी आपको पता है कि हमारे पूरे अर्थ पे हर जगह अप्लाइड है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में खुद को, अपने आप को ज़मीन के बाहर निकालना, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है। तो इसका मतलब है कि जो सीड वहाँ पे लगा होगा, वहाँ भी रेस्पिरेशन के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। जहाँ पे हमने क्या करा होगा, उस सीड में देखा होगा कि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इतना एटलीस्ट मेंटेन करके ज़रूर रखता है कि वो क्या कर सके, अपने आप को वहाँ पे जर्मिनेट करा सके। जैसे आपके पास जो सीड है जिसको आप जर्मिनेट कराते हैं, अगर उस सीड को हम ऐसा करें कि उस सीड को आप या तो बॉयल कर दीजिए, या बॉयल करने के सिवाय, या फिर आप जैसे चने हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको पूरा का पूरा फ्राई कर लिया, क्या उसके बाद हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो जर्मिनेट करता है क्या? अगर आप वैसे सीड्स को सॉइल के अंदर लगाएंगे तो वो जर्मिनेट करेगा क्या? यस और नो? करेगा? नो मैम। नहीं हाँ करेगा। मैम। इसका मतलब है कि जो वो सीड है उसने अपने अंदर कोई चीज़ ऐसी रखी थी, कुछ उसने स्टोर करके रखा हुआ था, जिससे वो बैठा बैठा एनर्जी ले रहा था, जिसको हम लोग सीड डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है।
कई बार आपने नोटिस करा होगा, आपने घर के गमले में क्या किया, कोई सीड लगाया, वो 2-3 महीने तक ऐसे ही दबा रहा। जैसे ही रेनी सीजन आया, वो उसमें से जर्मिनेट हुआ और उसने अपना पूरा जो है वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि यहाँ इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि प्लांट के पास यहाँ पे बहुत सारा वर्क है करने के लिए, लेकिन हम में और इसमें फ़र्क ये है कि आपको अगर थोड़ी कड़ी धूप लगती है तो आप भाग सकते हैं यहाँ से। ये जो प्लांट्स हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ये यहाँ से कहीं मूव नहीं कर सकते। तो इसको अपने लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरे लिविंग सिस्टम में कोई भी अगर अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपना पूरा का पूरा प्रोसेस करने के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इसके पास खासियत क्या है, हमारे पास तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम हेटेरोट्रॉफिक हैं। हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है तो दूसरा है। आपका किसी दिन रोटी खाने का मन नहीं किया तो आपने बोला चलो ठीक है हम चावल खा लेते हैं। चावल खाने का मन नहीं किया, लेकिन इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये तो एक जगह पे खड़ा है। तो इसको एक ही काम करना है कि फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और इसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और वो केमिकल एनर्जी जो है, वो कार्बोहाइड्रेट जब बनेगा, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, तो उसके अंदर जो बॉन्ड है, उसके बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर करने का काम करेगा। मतलब अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करें, मैंने अभी आपको जो एक लाइन बोली है वो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, ताकि उससे एटलीस्ट आपको समझ भी आए कि इसको कंटिन्यूशन में हमें कैसे किस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे बोला बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पे, तो इसमें लिख लीजिए बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस plants trap light energy। सोलर रेडिएशन जो है वो और क्या दे सकता है, और प्लांट के पास, अगर ये प्लांट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके पास क्या है और ट्रैप करने की, आपको पता है कि ऑब्वियसली इसके पास क्या है, लाइट एनर्जी ही बचता है ट्रैप करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसको लाइट एनर्जी को यहाँ से ट्रैप करेगा। एंड ये छोटी क्लासेस में पढ़ते होते आप, तो मैं इसलिए ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये चैप्टर टफ है। जैसे पिछला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया, फटाफट आप आंसर भी कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइट एनर्जी को क्या करना है, ट्रैप करना है, और ट्रैप करने के बाद इसको क्या करना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज stored in the bonds, in the bonds of carbohydrates रखा है, ग्लूकोज। जिन बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स नहीं किया है, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, उसको देख लेंगे वहां से, ठीक है। एंड स्टार्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ये बात भी पता है, जैसे ये प्लांट अभी आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, क्या इस प्लांट का रूट करेगा क्या फोटोसिंथेसिस? अगर ये प्लांट आपके सामने यहाँ अवेलेबल है तो ये इसका रूट, इसकी जो जड़ें हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या? नो मैम। नहीं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब इस बेचारे का काम और बढ़ गया। तो यहाँ पे हर वो पार्ट जो क्लोरोप्लास्ट कैरी करेगा सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और हम लोग पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं, ओनली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ ओनली क्लोरोप्लास्ट containing parts of plants perform। कोई दिक्कत क्या है इसमें? इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। जैसे अभी तक आपको ऐसा लगता होगा ना कि अच्छा, जैसे बचपन से कोई भी बच्चा जब पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो प्लांट है ना उसमें सिर्फ उसके पत्ते ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उसका कोई पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता है। देखिए, अगर आप एक्सिलरी बर्ड को देखें, सेपल्स को देखें, तो ये जो सेपल्स आपको फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, ये सेपल्स तक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, तो आपको पता है कि ये इसका जो ये ग्रीनिश पार्ट है ये सेपल है, पता है सबको, सारे बच्चों को पता है। यस सेपल्स हैं यस मैम। जो मैम। बाद में जब ये फ्लावर, इसकी पूरी फ्लावरिंग हो जाएगी तो ये ऐसे वहां पे मुड़ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेपल्स तक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो बचपन में बच्चे ये पढ़ते थे, अभी भी आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको 6 क्लास में काफी डिटेल में लीफ चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे आप में से होंगे आईसीएसई बोर्ड के, उन्होंने पढ़ा भी और बहुत ज्यादा डिटेल में है उनको। 6 क्लास का बच्चा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर उतना उस ब्रेन लेवल का होता नहीं है जितना सिलेबस उनको ओवरलोड करके दिया गया है, ठीक है। तो उसमें द लीफ चैप्टर जो है उसमें भी जो बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है उसमें यही बात बताई गई है कि प्लांट का जो लीफ है वो स्पेशली क्या है, उसका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, मतलब वही फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। लेकिन अब आप इस लेवल पे जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि प्लांट का कोई भी ग्रीन पार्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट कैरी करता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये बात भी आपने सीखी। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बाकी के पार्ट्स क्या करेंगे, बाकी का जो पार्ट है उसके बारे में भी हमें सीखना पड़ेगा कि उसका क्या रोल है, वो क्यों अवेलेबल है, उसका क्या काम है। तो जब बेसिक आप इसका सीख रहे थे या प्लांट किंगडम में बहुत सारी चीजें आपने सीखी थी, तो हर एक चीज, जैसे आपके घर में जितने भी पर्सन हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आप हैं, इवन आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आप जब नोटिस करने बैठेंगे ना तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि आपके घर में जितने पर्सन हैं सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्क है, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करते हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आपकी मदर अगर हाउस वाइफ है तो वो घर में सबसे ज्यादा काम करती होंगी, सबसे ज्यादा काम करती होंगी, तो आप कहते होंगे तुम करती क्या हो। लेकिन अगर किसी दिन 1 घंटा वो काम करना बंद कर दे तब आपको पता चल जाएगा कि वो करती क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम जो है इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई करता है तो मदर ही करती है, पता होगा आपको बहुत अच्छे से। तो दिखता नहीं, आप बोलेंगे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई आप कर रहे हैं वो सबको दिखता है लेकिन उनका वर्क दिखता नहीं है किसी को। ठीक उसी तरह से अगर ये प्लांट का यहाँ पे आपको नॉन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, तो नॉन ग्रीन पार्ट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कुछ करता नहीं है, ये भी ज़रूरी है और इसको भी चाहिए। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ये भी वहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो पत्ता है फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोफिल की वजह से जो ये अपने लीफ का कलर यहाँ पे ग्रीन रखे हुए हैं
तो मैंने आपको एक बात सिखा रखी है कि अगर आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके बीच में मिड में सेंटर में मैग्नीशियम बैठा होता है। बिना मैग्नीशियम के आप फोटोसिंथेसिस कभी करा ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है। वो इसको कहाँ से मिलेगा? ये हवा में तो या लीफ ऐसा तो नहीं बोलेगा अब मैं यहाँ से निकल के डिटैच होके चला, मैं उड़ता हुआ जाता हूँ कहीं भी फोटोसिंथेसिस कर लूँगा। इसको यहाँ पे पॉटेड रहना पड़ेगा, इसको सॉइल के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर इसको ट्रांसलोकेटेड फूड चाहिए तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो सारे पार्ट्स को होता है, चाहे वो ग्रीन पार्ट हो चाहे वो नॉन ग्रीनिश पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो उसको क्या चाहिए? ट्रांसलोकेशन के थ्रू रिक्वायरमेंट चाहिए किस चीज़ की? एनर्जी है, फूड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वही उसको सप्लाई करने का काम करेगा। तो आगे लिख लीजिए, फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड में और जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन में क्या फ़र्क है? Ma'am, xylem carries water and phloem carries the food. ये भी तो वाटर के थ्रू जाता है। देखिए, जब हम सिर्फ वाटर के मैम क्या क्वेश्चन था ये? मैंने बोला कि जाइलम का जो वर्क आपने बचपन से पढ़ा है तो सारे बच्चों ने पढ़ रखा है कि जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है। फूड के बारे में आपने पढ़ रखा है कि फ्लोएम जो है वो मतलब फूड का वो फूड ट्रांसलोकेशन करता है। तो वही मैंने पूछा कि जब हम वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर हम फ्लोइंग के लिए यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन स्पेशली आता ही फ्लोइंग के लिए है। और बचपन से अभी तक ये तो इंट्रोडक्शन है तो मैंने यहाँ पे फूड लिख दिया है, बट एक्चुअली ये फूड नहीं है, ग्लूकोज जो है सारे प्लांट पार्ट्स को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसलोकेशन वर्ड का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप इन प्लांट्स को नहीं देखें तो फिर आपका फूड चेन कैसे चलेगा? फूड चेन जो है, तो फूड चेन को मेंटेन करने का काम कौन करता है? यही प्लांट्स करते हैं। अब चाहे जैसे अगर हम 10% लॉ की बात करें, 10% लॉ में क्या होता है? एक दिन और बताया था आपने, याद है किसी बच्चे को? देखिए, मैं बताती हूँ। Ma'am, class 10 में था इकोसिस्टम में. बिल्कुल। देखिए, जीरो लेवल का डायग्राम देखते हैं हम लोग, इससे Ma'am, समझ only आएगा। 1% of energy is transported to the next traffic level. 10%। देखिए, आपने यही सीखा है आज तक, शुरू से लेके अभी तक जब भी आपने पढ़ाई करी है फूड चेन के बारे में, तो हमेशा आपने यही सीखा है कि जो आप यहाँ पे ये फूड चेन देखते हैं, फूड चेन बोलने का मतलब ये है, प्रोड्यूसर की जगह पे कौन है यहाँ? Plants. प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर की जगह पे एक एग्जांपल दीजिए। काऊ है, Ma'am, रैबिट insect. है, जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर उसके बाद क्या है? जो इनके ऊपर सर्वाइव करे, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो उसके भी ऊपर सर्वाइव करे, थर्ड लेवल का जो कंज्यूमर है। ठीक है, और एपेक्स प्रीडेटर्स में तो मतलब जो बिल्कुल टॉप लेवल का है, उसमें तो हम लोग टॉप कार्निवोर्स वगैरह जो है उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो 10%, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, जैसे 1% में से भी जब आप 10% और कम कीजिएगा तो यहाँ पे 0.1% हो जाएगा, और उसका भी जब 10% और कम कीजिएगा तो 0.01%। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि जब कभी भी आप फूड चेन को देखते हैं, किसी भी नॉर्मल अगर आप फूड चेन को देखिए, तो फूड चेन का जो लेवल है कभी टॉप कार्निवोर से आगे जाता क्यों नहीं है? आपने कभी सुना है ये क्वेश्चन? 10th में जब आपने पढ़ा होगा तो Yes, आपने ma'am. देखा होगा। हाँ, अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप फोर्थ टॉपिक लेवल तक या एपेक्स प्रीडेटर्स तक अगर लेके जाते भी हैं
तो उसके आगे एनर्जी देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आप जैसे अभी पढ़ाई का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, अब आपको किसी ने बोला देखो तुम मुझे ना एक काम करो, तुम मुझे ईच मंथ ना 5000 रुपीज दिया करो, तो आप बोलिएगा मैं कैसे दूं, मेरे पास कोई इनकम थोड़ी है मैं तुमको दूंगा। यस और नो? क्लियर है? ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 लाख जूल है, इसमें से एक जीरो कम कीजिए 10% कम हो जाएगा 10,000, इसमें से और एक जीरो कम कीजिए और 10% कम होगा 1000, देन 100, देन 10। इसको इसके आगे के लेवल को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और फोर्थ टॉपिक लेवल जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसके आगे वो हो भी नहीं सकता है। और जो नंबर प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्शरी का, उससे कम अपेक्स का, जिसकी वजह से इस ट्रायंगल को हमने क्या किया है, ऐसे सीधा बनाया। एनर्जी का पिरामिड आगे जाके आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि ये जो पिरामिड है ये कई तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये अभी ट्रायंगल आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ एक्वाटिक इकोसिस्टम वगैरह में जब आप जाएंगे तो कुछ आपको ऐसे भी पिरामिड्स नजर आएंगे जो उल्टे होंगे, लेकिन एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर जगह पूरे नेचर में क्या होता है 10% लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, जिसकी वजह से जब भी होगा तो कैसा होता है, अपराइट होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ऐसा हम बोल किस लिए रहे थे और ये बताने का मेरा मोटिव क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेशली यही देखना है कि प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो क्या करता है, पूरे लिविंग सिस्टम को वहां से एनर्जी के फॉर्म में फूड सप्लाई करने का काम करेगा। अब चाहे हर्बीवोर्स लें, चाहे आप ही अगर किसी भी वेज को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर की बात करें, फोटोसिंथेसिस चैप्टर की बात करें, तो इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की। मतलब एक सेल के बारे में हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक सेल के अंदर देखना स्टार्ट करें तो कैसे ये एनर्जी की ट्रैपिंग करेगा, ट्रैप करके फिर उससे सिंथेसिस करेगा एटीपी का। तो यही तो मेन मोटिव है, इसमें हमें इन्हीं चीज़ों की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ respiration in plants deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell within the cell to release energy and the trapping of this energy। ये एनर्जी हमें चाहिए किस लिए, एटीपी को बनाने के लिए और सिंथेसिस ऑफ एटीपी। पिछले चैप्टर में जो आपने पढ़ रखा है सारे बच्चे को पता है, साइट ऑफ
फोटोसिंथेसिस क्या होगा? within the chloroplast. मैम इन द थाइलाकोइड। हाँ ठीक है, विद इन द इन द थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन। हाँ, तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूकरियो। आपको याद है साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, याद आया आपको, है ना? यस मैम। तो यहाँ पे हम यूकरियोट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स कैसे हैं, यूकरियोट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूकरियोट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे यूकरियोट्स मेंशन कर दिया, बाकी तो आप बहुत डिटेल से जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के भी स्ट्रक्चर को अगर मैं शो करूँ आपको, ये देखिए, तो उसमें भी कुछ बच्चे नए हैं तो वो देख लेंगे आप लोग। क्लोरोप्लास्ट, इसी डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाया भी था, बेस्ट डायग्राम है ये, सबसे आसान है। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जो यहाँ पे एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, हर एक क्या है, थैलाकॉइड है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे बायोएनर्जेटिक्स में, अगर प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तभी, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक 0 लेवल की बात है जो लिख दी है यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि प्लांट ठीक है, मैंने बोल दिया ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन अगर ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जमा करेगा, उसको अगर स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो इन चीज़ों का ब्रेक डाउन हमें करना है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि उसको ब्रेक डाउन करके जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ के उस बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल जो हमें करना है, इसका साइट कहाँ होता है, तो इसका साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं। और ये लिख लीजिए, रेस्पिरेशन। प्लांट्स लिखना जरूरी है यहाँ पे, पता चला आप अपनी बॉडी में समझ जाइए। प्लांट्स, in the cytoplasm, in the mitochondria। अभी तो आप इसको बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद आया? तभी आपने यस मैम। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बचपन में बार 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 एक ही क्वेश्चन आपने किया था, जिसमें आपने क्या सीखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। मैम ह्यूमंस में कहा होता है क्या? साइट देखिए, ऑफ ह्यूमन में तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है ना, नहीं समझे? ह्यूमन में क्या है, मैम ह्यूमन की उसमें केस तो में तो माइटोकॉन्ड्रिया लगता नहीं है मैम, हाँ, उस उसमें पे तो तो लंग्स रेस्पिरेटरी होता सिस्टम, है। इस बेचारे का तो अलग से हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास है ही नहीं कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग ये बेचारा जो फिजियोलॉजी कर रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि ये क्या कर रहा है। हाँ, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो तो ह्यूमन बॉडी में भी कौन करेगा, रेस्पिरेशन, लेकिन अलग से पड़ता है अपनी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया। में। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो भी, रेस्पिरेशन को भी तो एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, मैम उसमें तो तो उसको, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है ह्यूमंस में। हाँ, तो यही है, यही करेगा हमेशा। तो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को वहां पे तोड़ेंगे, तो तोड़ने का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन हमने सेल के अंदर किया है, तो वो क्या करेगा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज करेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें,
sorry, respiration. In plants. The breaking of carbon carbon bonds of complex compounds in oxidation within the cell. Leading to release of considerable amount of is called respiration. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और अगर आपने नोट कर हम लिया लिख है लिए। तो वो बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर चाहिए आपको तो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम पूरे लिविंग सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे बोलने का मेरा ये मतलब है, अगर हम इस नॉर्मल से फूड चेन को ही देखते हैं, तो एक इन प्लांट्स को छोड़ के, जिसको हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला है, ठीक है, इसको छोड़ के अगर आप किसी को भी देखें, चाहे आप प्राइमरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल कंज्यूमर, एपेक्स प्रीडेटर्स, किसी को भी देखें, सबको किस चीज की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, मतलब सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करेगा, ये प्लांट उसी का फिक्सेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबके रेस्पिरेशन में क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट का जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, मतलब पढ़ने वाले हैं आगे जाके, उसमें ये क्या रिलीज करेगा? उसमें ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो प्लांट के पास एक ऐसा सिस्टम है जो ये इंश्योर करेगा कि हमारे लिविंग सिस्टम में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी होगी। प्लांट्स नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। प्लांट्स को छोड़ के, इस जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये जो प्रोड्यूसर्स है, इनको छोड़ के इस पूरे अर्थ पे किसी के पास भी ऐसी क्षमता नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। अब आपने स्टोमेटा 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 तो बहुत पढ़ा है, लेकिन आपने एक स्ट्रक्चर देखा तो होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये होता क्या है। देखिए, एक यहाँ पे तो में आपके पास लेंटिस है, मैं इसके ऊपर पॉइंट लिख दूंगी आपको। देखिए, आपने किसी ट्री के बार्क में ऐसी क्रैकिंग्स देखी होंगी, ऐसे क्रैक क्रैक देखा होगा, देखा है आपने? जरूर देखा हाँ होगा, मैम। दूसरे प्लेनेट पे थोड़ी रहते हैं, जरूर देखा होगा आपने। देखा है आपने? आपको पता है ये क्या है? इनको लेंटिसल्स कहते हैं। ध्यान से जब इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है ना, तो ये कैसा नजर आता है? ये लेंस शेप्ड दिखता है। कैसा दिखता है ये?
लेंस शेप्ड, देखिए इसका शेप ऐसे नहीं लेंस जैसा दिख रहा है ना, तो इसका नाम ही हमने क्या किया, लेंटिसल्स रख दिया। क्या रख दिया हमने इसका नाम, लेंटिसल्स रख दिया। तो बोला जाता है कि अब ये बेचारा कोई ग्रीनिश पार्ट तो है नहीं, तो ये अपने गैसेस एक्सचेंज को पूरा करने के लिए जगह जगह पे ऐसे क्रैक हो जाता है। तो इनको हम लोग लेंटिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ इसके बारे में, उसके बाद मैं लेंटिसल्स भी लिख देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए, आपकी बुक में एक चैप्टर है एनाटॉमी इन प्लांट्स, है चैप्टर, यस मैम। है ना। यस। उस सिक्स में जब आप अपना अपने बुक को टर्न करेंगे तो सेकेंड लास्ट पेज पे लेंटिसल्स का बहुत बढ़िया मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ एक फोटो भी बनी हुई है और लेंटिसल्स के बारे में लिखा हुआ भी है, देखिए वहां पे ध्यान से। मिल गया सबको, देख लेंगे एक बार ध्यान से। उसमें अंडरलाइन कर लेंगे ध्यान से, देखिए। तो बोलने का ये मतलब है plants do not have any specific, मिला किसी को। यस मैम, हम 97 पेज में है। हाँ वेरी गुड। स्पेशलाइज्ड organ or respiration. Plants don't have any specific or specialized organ for respiration or gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. इस पर्पस के पास इनके पास क्या है, लेंटिसल्स, ठीक है। तो लेंटिसल्स को क्या देखा आपने, ये हमेशा जब भी इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो कैसा है, ये लेंथ शेप्ड है। तो स्टोमेटा के साथ साथ हमने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर क्या लिख रखा है, लेंटिसल्स लिख रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जहाँ पे बोला जाता है कि कुछ ट्रीज ऐसे हैं जिसमें एक लेंथ शेप्ड ओपनिंग होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उसका नाम क्या है। तो आपको लेंटिसल्स वहाँ पे मार्क करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे जब हम देखते हैं तो आप में क्या है या किसी एनिमल में जो रेस्पिरेशन का रेट है बहुत हाई होता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। प्लांट्स के पास जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत अपना मतलब एक कहते नहीं है, एक जगह पे ये स्टैटिक है तो इसका एनर्जी जो आगे यूज होगा, वो एनर्जी यूज होने वाला पार्ट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ह्यूमंस का है। जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसको एक ही जगह पे स्टैटिक खड़ा रहना है, लेकिन फिर मैम भी वो तो फोटो कोई से, मूवमेंट नहीं कर रहा इसलिए। हाँ कोई मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन उसमें भी इसके पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब क्या है कि आप धूप में कोई आपको खड़ा कर दे 1 घंटे भी तो आप नहीं रह सकते, लेकिन इसको फिर भी वहाँ पे उस कंडीशन में भी मतलब एडवर्स टू एडवर्स कंडीशन में भी इसको वहाँ पे अपने आप को क्या करना है, जिंदा रह के खुद को सर्वाइव कराना है, ठीक है। तो एक और हम लोग यहाँ पे बेसिक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज प्लांट्स
don't present great demands for gas exchange उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके मुकाबले या किसी भी अदर एनिमल के मुकाबले क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, अगर हम सबको भी जोड़ दें तब भी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर लीव्स far lower than animals do। एनिमल्स के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कम होता है इनका। ठीक है, सिर्फ जितने टाइम तक ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो उस टाइम तक थोड़ा सा वॉल्यूम इसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और हर एक लीफ जो है वो तो खुद ही इस तरीके से अडाप्टेड है कि वो क्या कर सके, अपने गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकता है या फिर कैसे गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स को एक और चैलेंजिंग जॉब है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक इनको गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन अगर हम बल्कि प्लांट्स में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बोलने का ये मतलब है कि अभी अभी आपने यहाँ पे एक प्लांट देखा, अगर ये प्लांट जो है ये इतना छोटा सा है तब तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक रेडवुड ट्री पढ़ाया था जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी। ठीक है, मैम जो सिकोया। हाँ, सिकोया जो है, जो कि लार्जेस्ट ट्री है अर्थ पे अभी। लार्जेस्ट नहीं मतलब लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, उसको लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब आप एक बात सोचिए कि इसका मतलब ये है कि उसने उतनी ऊंचाई तक वो ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, चाहे वो वाटर हो चाहे वो मिनरल्स हो, हर चीज़ को। तो रेयरली क्या हुआ, वो उतने हाइट तक जा पाया। तो अगर है भी तो डिफ्यूजन का रेट जो है, अब ऐसा नहीं कि जो नीचे वाले पार्ट को जितना मिल रहा होगा उतना ही उसके ऊपर वाले पार्ट को मिल रहा होगा। सारे पार्ट को क्या होता है वहाँ पे अलग अलग मिलता है। तो जो वुडी स्टेम है, रूट है, ये सब है, तो इन सब केस में क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे ये लेंटिसल्स का एग्जांपल दिया। अब ये आपने देखा है, नो डाउट इसको सबने देख रखा है। जब आपने देखा होगा ट्री को तो आपको समझ में आता होगा ये ऐसा है क्या। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि दुनिया में जितने भी ट्री अवेलेबल होंगे सब में ऐसा होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, हमने सब में तो ऐसा नहीं देखा। ठीक है, अब एक हाँ, लेंटिसल्स मैंने बोला था मैं नोट कर देती हूँ, मैंने नोट नहीं किया, मुझे याद है मैं कर देती हूँ। चलो लेंटिसल्स these are the specific specific well shaped openings in the stem of trees which help in gaseous exchange। gaseous exchange। चलो ये हुई।
और इसलिए ये बेचारा ऐसा बन जाता है ना, ऐसी क्रैकिंग्स होती है कि ये सोचता है चलो भाई ठीक है, मैं कम से कम अपने हिस्से की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं खुद ही पूरा करता हूँ गैसेस एक्सचेंज का, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक। और कुछ ये भी है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि अगर स्टेम है, ये आपको स्टेम यहाँ पे दिख रहा है, तो मैकेनिकल सपोर्ट तो नो डाउट देगा ही देगा। और मैकेनिकल सपोर्ट जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के चक्कर में इसका जो मोस्ट ऑफ द सेल है वो क्या होता है, डेड होता है। अब डेड है तो सिर्फ क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो जब कुछ क्रैक होगा तो कुछ वहाँ पे क्या क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज का एक हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पैसेज और गेटवे है ये बनता है। ठीक है। अब लीड्स में जो गैसेस एक्सचेंज की पढ़ाई आप करते हैं वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे लूज पैकिंग होती है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा, या फिर अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ याद हो ना हो, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद होगी कि जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है वो पैरेन्काइमा को माना जाता है, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर अगर कोई आपसे पूछे तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में तीनों में से सबसे अच्छी गैसेस एक्सचेंज के लिए किसमें फैसिलिटी जानी जाती है, तो आपको वहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यूज का नाम बोलना है। रीजन ये है मैम कि पैरेन्काइमा इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है। हाँ बहुत ज़्यादा उसमें लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज अवेलेबल इन leads due to presence of due to presence of loosely packed लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा की वजह से क्या है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Not at all. चलिए ठीक है, वेरी गुड। नोट करना तो बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। आपको जब आगे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ना तो एक और बात क्लियर होगी वहाँ पे कि जो आपने पिछला चैप्टर किया है उसका बहुत ज़्यादा रोल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि मैम 14 चैप्टर ही पहले करा दीजिए, तो कराने का तो कराया जा सकता है, नो डाउट। जैसे अभी आपको जगह जगह पे, अभी मैंने तुरंत आपको बोला कि आप चैप्टर 6 में जाके देखिए तो वहाँ पे लेंटिसल्स मिलेगा। तो बेसिकली उन चैप्टर्स को इसलिए शुरू में डाला गया है क्योंकि वहाँ पे इन चैप्टर्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, वो दिखेगा आपको जगह जगह पे। बट कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ पे आ रहा है तो मैं आपको मार्क करा के चलूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को देखें ध्यान से, आगे बताते हैं आपको। देखो ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ये वही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो आपने इसके पहले देख रखा है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इसको देख के
आप कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो प्लांट्स को यहाँ पे करना क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है यहाँ पे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो जो इसने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अगर प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन करेगा, तो यहाँ पे रिलीज प्रोडक्ट के बारे में हम लोग क्या देखते हैं। तो रिलीज प्रोडक्ट, तो यहाँ पे शुगर तो ये अपने लिए बना के रख रहा है, बट मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक बात बताई थी कि वहां से जो डिफ्यूज आउट हो जाएगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। कौन होगा वो, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन जो है वहां से डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें और है, जैसे एटीपी का अब हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन या यूज करने वाले हैं, क्योंकि जैसे केल्विन साइकिल में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे अब आपको जो एटीपी और एनएडीपीएच बन चुका है, पहले से आपके पास बन के तैयार है, केमी ऑस्मोसिस के थ्रू उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो जो ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, तो ये कोई एक स्टेप का काम नहीं है। आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो आपको पेज नंबर 229 पे एक देखिए 10 स्टेप का रिएक्शन था, उसको देखेंगे आपको 10 स्टेप का एक रिएक्शन दिख रहा होगा। देखा सबको, मैम स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हाँ 10 स्टेप का एक रिएक्शन दिख रहा होगा आपको, यस मैम। है ना। अब देखिए, जब ये रिएक्शन आपके पास आएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। ये है आपके पास, ये बुक में है, ये दिखा सबको, मैं इसकी बात कर रही हूँ, नजर आया सबको। यस मैम। तो अगर कोई आपसे आज के बाद से पूछे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो आपको वहां बोलना है पायरुविक एसिड इज पायरुविक द इस, एसिड। हाँ, इसको ये जो पूरा 10 स्टेप का रिएक्शन देख रहे हैं ना, इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो मैं पहले आपको लेक्चर लिखूं और उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊं, तो क्यों ना मैं यहीं से बता दूं पहले आपको, चीजें आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की बात से अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो वहां पे आपको बोलना है पायरुविक एसिड। यानी कि पायरुविक एसिड, जब आप ग्लूकोज को देखते हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। तो 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आता है। तो इसका मतलब, ये अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या पायरुवेट भी बोलते हैं इसको, पायरुविक एसिड को ही पायरुवेट बोलते हैं, सोचिए आज कुछ अलग लिख दिया, मैम ने कुछ और कराया था। ठीक है, पायरुविक एसिड को ही हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, मैम तो 2। वहां पे आपको बोलना, हाँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे किस चीज को फिक्स किया है हमने, तो यहाँ पे हमने ग्लूकोज को फिक्स किया है। मतलब ग्लूकोज के ऊपर ही हम पूरा काम जो है वो चलाने वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने का ही काम है, इसी को हम डिफाइन ही कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये जो आपको यहाँ पे स्टेप दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो पूरा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सब स्टेप भी किसके हैं, ग्लाइकोलिसिस के ही हैं। तो आपको यहाँ पे ना एक बात पता चल रही है इस ग्लाइकोलिसिस को देख के, कि आपने यहाँ पे क्या किया है कि पूरी एंजाइमेटिक, आपको क्या लग रहा है ये इतना नॉर्मल और साधारण काम है क्या। यहाँ जितने एरो आपको नजर आ रहे हैं सबके बीच में एंजाइम लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसके पास एक ऐसी एंजाइमेटिक मशीनरी है जिसके हेल्प से ये इतना बड़ा काम करने वाला है। ठीक है, तो वही मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली थी, बट मैंने सोचा कि इसके पहले आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो जो ये
ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस में, तो इसी के ऊपर तो काम चलेगा ना, कहीं हवा में से तो आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप ले जाके दे रहे हैं उसको ग्लूकोज जिससे वो काम करे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग इससे कैसे काम चला रहे हैं, इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की मैं हेडिंग देती हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है उसको लिखना चाहती हूँ। ठीक है, समझ आया है? तो ये 10 स्टेप मैं आपको याद कराऊंगी, उसकी आपको टेंशन नहीं है। पहले आपको बेसिक ये समझ आया कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है कम से कम। ठीक है, यस देखिए मैं मैम। इसके बाद, हाँ, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस breakdown of glucose into pyruvic acid is known as ग्लाइकोलिसिस। कोई दिक्कत, जीरो लेवल का हो गया आपको ये डेफिनेशन, ग्लाइकोलिसिस। लाइसिस या लिसिस मतलब टूटना होता है किसी चीज का, तो ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो बोलिए ग्लाइकोलाइसिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये इसका स्कीम है, कॉन्सेप्ट है ये, तो उसके लिए आप लिख लीजिए गिवन बाय, इसको कई बार ना मेयरहॉफ पाथवे भी बोला जाता है, एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैम इन लोगों ईएमपी ने पाथवे। हाँ, इन्होंने मिल के क्या किया था, इसको प्रपोज तो नहीं बोल सकते, मतलब पूरा स्कीम इसका बनाया था कि हाँ भाई ये लो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एम्बेडेड मेयरहॉफ का तो खूब नाम सुना होगा आपने। कैपिटल से लिखना पड़ेगा, नेम है ना ये, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस is also referred as EMP path, इसकी वजह से हम लोग इसको EMP path बोलते हैं। अब अगर हम इसका ओरिजिन देखें, ग्लाइकोलिसिस facility from the glucose
ग्लाइकोज का मतलब आपको पता ही है, शुगर होता है। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग होता है। एंड लाइसिस ब्रेक डाउन। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हम एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो एनारोबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ये बेचारा एक इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो उनके रेस्पिरेशन में उनको हेल्प कर सकता है। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है, तो नोट ही करके आप भी लिखेंगे, नोट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए। एनारोबिक organisms glycolysis is the only process in respiration. इस पेज में कोई डाउट किसी को? आगे चले हम लोग। यस मैम। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? जो नीचे ये पायरुविक एसिड दिख रहा है ना, अब इसके लिए हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। अगर कोई आपसे मैम पिछले पूछे, पेज एक बार दिखाएंगे? हाँ लिख, आगे चले। ओके मैम। नेक्स्ट जब ये आपको नजर आ रहा है तो इसी को देख के हम लोग यहाँ नोट करने वाले हैं। एंड प्रोडक्ट, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसको एंड प्रोडक्ट बोला जाता है, कई जगह ये टर्म यूज होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड। These molecules are pyruvic in plants. Glucose is derived from sugar, which is the end product of
फोटोसिंथेसिस। चाहे तो आप इससे कर लीजिए और फूड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब जो करना है ना, नेक्स्ट जो काम है, जिसके लिए आपको लगता होगा कि हमें ये चैप्टर जो है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो काम है वो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस मुझे आपको सिखाना है। बाकी इसके बाद तो पूरा चैप्टर आसान है, बाकी पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ ये जो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस है इसी को देख के बच्चों को घबराहट होती है, बाकी सब आसान है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब असाइनमेंट क्वेश्चन हम लोग लिखे इस टॉपिक से। यस मैम। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही लिख लीजिए। पहला लिखिए, who proposed glycolysis? क्या लिखेंगे? मैम एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्निस। पैरिस, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, why is glycolysis, इसी का उल्टा क्वेश्चन है, why is glycolysis also referred as CMP pathway? क्या लिखेंगे? मैम सेम आंसर एज वन। फर्स्ट वाला जो है बस क्वेश्चन दूसरा है, उन्होंने प्रपोज किया था इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। एमडेन मेयर ऑफ पैरनस ने प्रपोज किया था, इसलिए इन तीनों का नाम जोड़ के हम लोग क्या कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। Then, how many steps are involved in glycolysis? मैम 10 Glycol स्टेप्स। ठीक है, वेरी 10 स्टेप तो इतनी बार सुना होगा आपने कि वैसे भी याद हो जाएंगे इसको, ठीक है। देन डिफाइन ग्लाइकोलिसिस। तो ये बहुत आसान सा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक मैम एसिड, इनटू 2 पायरुविक एसिड। इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन ऑफ अपनी, हाउ मेनी molecules of pyruvic acid are absent from glycolysis? मैम 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है।
mention the name of first state of glycolysis। ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो मैम जाएगा? ग्लूकोज हाँ, ग्लूकोज। जिससे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलो मैं। mention origin of the term glycolysis। लिखते हैं यहाँ पे originated from the Greek word glycose means sugar and lysis means splitting or breakdown। ये आपने पहले भी कर रखा है। रिप्रेजेंट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन अभी भी बताया मैंने आपको, नोट कर लेंगे। आप ऐसे 10th क्लास से ऐसी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। फोटोसिंथेसिस का जब कभी भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, आपको इसको रटना नहीं है। आपको पता है, आप तो जानते हैं ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट नेचर से ले रहा है और वाटर का यूज कर रहा है, सोलर रेडिएशन लेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो शुगर बनाएगा, यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा और ऑक्सीजन वहाँ से वो स्प्लिट आउट करेगा, बाहर करेगा। तो ये क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ठीक है, mention the length shaped coconut in the form of trees मैम which help लेंटिसल्स। decision next mention the only process of respiration in the living organism। यही होगा आंसर, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कोई आंसर मिलता नहीं है। तो मैंने आपको एक बेसिक स्टार्ट किया है आज की क्लास में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। कुछ पूछना हो आज की क्लास से तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँ मैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।